डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी गुप्ता एंड गुप्ता की, तो मैंने स्टार्ट कर किया है हाईवे का सब्जेक्ट आज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है, ओनली 207 क्वेश्चंस हैं। तो पॉसिबली 40 के आसपास क्वेश्चंस एक लेक्चर में रखते हुए हम इसको 5 लेक्चर्स में फिनिश कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि नागपुर रोड प्लान जो है, वो फॉर्मूला कौन सा रोड पैटर्न एज्यूम करते हुए प्रिपेयर किए गए। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है इनको सबको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से हम। ये होता है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, जिसमें ये सेंट्रल बिजनेस एरिया यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर बिल्टअप एरियाज हैं और ये हैं ये रोड जा रही हैं। तो रेक्टेंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये है ये रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न है। ये चंडीगढ़ सिटी है उसमें यूज किया गया है। ये है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, जिसमें इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में रोड्स जा रही हैं और ये कनेक्टेड है इस तरीके से दूसरी सर्कुलर रोड से। और जो आपका बिजनेस एरिया है, सेंट्रल एरिया है, वो है यहाँ पर सेंटर में। तो रेडियस के अलोंग रोड्स बना दी और फिर सर्कुलर रोड से उनको कनेक्ट कर दिया। ये वाला पैटर्न अगर आपने नोटिस किया हो, कभी विजिट किया हो, तो दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है वहां पर ये यूज किया गया है। और नागपुर रोड प्लान बेस्ड था इस वाले पे, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। यहाँ पर की डिफरेंस क्या है कि रेडियल रोड्स तो जैसे इसमें थी वैसे ही है, बट यहाँ पर रोड्स सर्कुलर ना बना के इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से इनको मिलाया है और ग्रिड्स बनाई है। ये एक ग्रिड हो गई जैसे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो यहाँ पर आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। नागपुर रोड प्लान कब से कब तक था ये भी आपको याद रखना है, 1943 टू 63। 5 कैटेगरीज में यहाँ पर रोड को डिवाइड किया गया और ये टारगेट लेंथ रखी गई कि 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का जैसे कोई स्क्वायर की शेप में फॉर एग्जांपल एरिया है, तो उसमें एटलीस्ट 16 किलोमीटर रोड का लेंथ है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये स्टेटमेंट्स है नागपुर रोड प्लान और जो सेकेंड 20 ईयर प्लान था, सेकेंड वाला था वो बॉम्बे वाला था, उनके रिगार्डिंग। तो एक तो तीनों रोड प्लान है, ये किस नाम से जाने जाते हैं, ईयर कब से कब तक था, काफी सारा डेटा है वैसे तो याद रखने को, बट मेरे अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट ये याद रखो कि टारगेट लेंथ क्या थी रोड की। जैसे फर्स्ट 5 ईयर रोड प्लान था यहाँ पे, वो नागपुर रोड प्लान था। यहाँ पर क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर रोड डेंसिटी का टारगेट रखा गया था। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज था रोड बिल्डिंग का। तो उस टाइम रोड्स वगैरह बनाने थे तो सबसे पहले ये देखा गया कि कौन से ऐसे एरिया हैं जो रेलवे से कनेक्टेड है। तो जो भी रेलवे लाइन से कनेक्टेड है वहां पर फिर कम प्रायोरिटी दी गई उनको। जैसे कोई एरिया है उसमें कितनी रोड लेंथ चाहिए, ये निकालने के लिए उसमें पहले से जो भी रेलवे लाइन्स हैं उनकी लेंथ घटा दी गई। क्योंकि बिल्कुल भी रोड्स नहीं है तो ऐसे में आप बनाओगे तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि एटलीस्ट हर जगह पे कनेक्टिविटी रहे। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। जो भी मैंने यहाँ पर डेटा दिया है सारे नोट्स में थ्रू आउट, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा आपको याद रखना है। मैंने मिनिमम आपको यहाँ पर डेटा देने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे भी पता है सब कुछ आप लोग नहीं याद रख सकते। नेक्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है 1961 टू 1981। ये बॉम्बे रोड प्लान है। टारगेट डेंसिटी डबल कर दी थी पहले वाले की, 32 किलोमीटर रोड लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। यहाँ पर एक्सप्रेस वे भी इंट्रोड्यूस किए गए, प्लान किए गए और 1600 किलोमीटर लेंथ का जो एक्सप्रेस वे है वो टारगेट रखा गया है इसमें। और यहाँ पर सेकंड वाले में क्या हुआ कि रेलवे ट्रैक की जो पहले वाले में लेंथ को घटाया था वो अब नहीं घटाया है। तो ये यहाँ पर मतलब डिडक्ट नहीं किया है कि हाँ रेलवे लाइन है तो रोड यहाँ पे कम रखेंगे हम, तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया। और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था 1981 टू 2001। इसको जाना जाता है लखनऊ रोड प्लान के नाम से और इसमें टारगेट लेंथ थी 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट आपको टिप देना चाहूंगी। मैंने जब एग्जाम दिया तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि ईयर तो फिर भी याद रह जाता था, 43 टू 63, देन 61 टू 81 और 81 से 2001। बट बड़ा कंफ्यूजन होता था फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है। तो मैंने शॉर्ट में इस तरीके से याद रखा था, एनबीएल।
तो एन से फर्स्ट नागपुर हो गया, देन बॉम्बे, देन लखनऊ। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो पहले में दिए है कि नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला टेक इनटू अकाउंट द टाउन्स विथ लार्ज पॉपुलेशन, तो ऐसा अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कुछ। सेकंड में दिया है कि नागपुर रोड प्लान में जो टारगेट रोड लेंथ थी वो 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी, तो ये तो टारगेट लेंथ थी सेकंड वाले प्लान की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी में दिया है कि सेकंड 20 ईयर प्लान है, उसमें 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे है वो प्रपोज किए गए, तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और लास्ट वाले स्टेटमेंट में दिया है कि सेकंड 20 ईयर प्लान अलाउड डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, तो सेकंड में तो डिडक्ट नहीं किया गया था, फर्स्ट में डिडक्ट किया गया था, तो यहाँ पर है वो सी आंसर हो जाएगा। थर्ड है क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया है कि 4 स्टेजेज होते हैं जो सर्वे के, जिसमें कि हम रोड का अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं कि रोड कहाँ-कहाँ से जाएगा, उसमें कौन-कौन से स्टेजेस हैं 4। तो सबसे पहले तो मैं तो छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको याद रखने की, एमआरपी से याद रखना है आपने, एमआरपी हर एक प्रोडक्ट खरीदते हो एमआरपी चेक करते हो। एमआरपी और डिटेल्ड सर्वे तो मैं पूरे डिटेल हम चेक करते हैं, पूरे डिटेल कलेक्ट करते हैं, तो ये सबसे लास्ट में होता है। तो इस तरीके से तो आप इसको याद रखोगे। थोड़ा-सा इनको हम पढ़े समझे तो क्या होता है, मैप स्टडी में क्या जिस भी एरिया में रोड बनाना है, उसके टोपोग्राफी मैप्स जो हैं, उनको स्टडी किया जाता है। टोपोग्राफी मैप है, उसमें आपके हिल कहाँ पे है, रिजर्वॉयर है, कोई पॉन्ड है, वो सारा का सारा आ जाएगा। उसको स्टडी किया जाता है और क्या-क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिकॉन्सिस सर्वे में क्या होता है, एक सर्वे की टीम होती है जो कि फील्ड में जाती है और जो पॉसिबल रूट्स मैप में हमने स्टडी किए थे, उनको विजिट करती है। उनको विजिट करके और रफली सर्वे किया जाता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं बट रैपिडली हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं और रैपिडली सर्वे करके उनमें से देखा जाता है कि जो रोड हम देख रहे हैं उसके आसपास क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, कौन-सा रोड ईज़ी है, सारा सर्वे सारे ऑप्शंस का किया जाता है। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि जो भी बेस्ट अलाइनमेंट है उसको हम फाइनलाइज़ कर देते हैं, कि हमने सर्वे कर लिया जो पॉसिबल रूट्स थे, अब बेस्ट को फाइनलाइज़ कर दिया और फिर डिटेल्ड सर्वे में हम पूरा का पूरा उसको जो फाइनल हमारा हो चुका है अलाइनमेंट, उसको स्टडी करते हैं। सेंटर लाइन है उसको एस्टेब्लिश करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है प्लान्स वगैरह के लिए वो सारी कलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा एमआरपी डिटेल्ड सर्वे ऑप्शन सी। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसे ट्रिक्स की हेल्प लेने की बजाय हम कंसेप्चुअल चीज़ों को याद रखें। ऐसा एक ईगो टाइप भी होता है स्पेशली जो स्टूडियस और सिंसियर टाइप के स्टूडेंट्स हैं उनमें। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप इस चीज़ को साइड करके जहाँ जितनी आप शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प ले सकते हो, ले लीजिए। उसमें आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होगी। क्वेश्चन नंबर 4th में दिया है कि केम्बर जो है उसका शेप कैसे होगा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए। तो केम्बर का शेप या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर ऐसे पैराबोलिक हो सकता है। तो जो भी कंक्रीट की रोड बना रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वाला केम्बर प्रोवाइड करना ज़्यादा ईज़ी रहता है, ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो ए होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें पूछा है कि वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स हैं, ऐसी लोकेलिटीज़ में जहाँ पे रेनफॉल है वो हैवी है, तो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ केम्बर क्या होगा? तो यहाँ पर ये टेबल है, ये आपको पूरी याद रखनी है। थोड़ा-सा आप ये कर सकते हो कि या तो 1 इन 50, 1 इन 60 वाला ये याद रख लो। मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे परसेंटेज वाला याद रखना ज़्यादा ईज़ी लगता था। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका 2% टू 1 मतलब थोड़ा-सा डिक्रीज़ उस तरीके से लिख सकते हैं। 1.72 2%, फिर सेकंड में आ जाएगा 2 से 2.5, थर्ड में आ जाएगा 2.5 टू 3 और लास्ट में आती है अर्थ रोड, जिसमें कि कोई हम टॉप पे बिटुमिन वगैरह, कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। तो इनमें फिर बहुत ज़्यादा हमें कैम्बर रखना पड़ेगा क्योंकि इनमें पानी है वो अगर अंदर पेनिट्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और रोड बहुत जल्दी टूट सकती है। तो अर्थ में आते ही हम इसको 1% से बढ़ा देते हैं, तो 3 से डायरेक्टली 4 हो जाएगा। फिर अगर इस तरह की ऑप्शंस होंगी तो फिर आप उससे 2% से निकाल सकते हो। जैसे 2% 2/100 1/50 ही होगा। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया है वाटर बाउंड मैकेडम रोड, तो थर्ड नंबर पे वाटर बाउंड मैकेडम रोड है, 2.5 टू 3% है। अगर ज़्यादा रेनफॉल है तो ज़्यादा लेंगे कैम्पर क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्लोप देना पड़ेगा, ज़्यादा वाटर होगा उसको ड्रेन करने के लिए। तो यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर अब थोड़ा-सा है यहाँ पे डिफरेंस, बट फिर ऑप्शंस के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा वाइज़ली।
जैसे 3% है तो ये आ रहा है 1 in 33 और ये आ रहा है 1 in 40। ऑप्शंस आप देखो, ये इस रेंज में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस रेंज में आ रहा है। नहीं तो हैवी रेनफॉल अगर है तो आपको 3% 1 in 33 ये भी ऑप्शंस में मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, आप एक रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस जो आपको रुकने के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिन पे ये डिपेंड करेगी। टोटल रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम वो टाइम है आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखा और आपने ब्रेक अप्लाई किए, उसके बीच का ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ व्हीकल, जितना फास्ट व्हीकल चल रहा होगा उतना ही रुकने में फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, आपके ब्रेक बहुत इफेक्टिव है, एकदम से आपने पूरे ब्रेक लगा दिया, जो व्हीकल है वो एकदम से रुक जाएगा। वहीं पे एफिशिएंसी कम है ब्रेक्स की तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने तक ब्रेक अप्लाई करने के बाद में, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। फोर्थ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर्स, जैसे कि कोई स्लिपरी सरफेस है, वेट सरफेस है, तो वहाँ पर फिर कम फ्रिक्शन मिलेगा, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी रुकने से पहले। ग्रेडियंट ऑफ द रोड, अगर आप असेंडिंग ग्रेडियंट में हो, इस तरीके से रोड पे अगर आप जा रहे हो तो इजी होगा रुकना, वहीं पर डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे अगर हो तो उस केस में रुकना डिफिकल्ट होगा। तो सारे ही फैक्टर्स हैं, यहाँ पर डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए रोड के अलोंग जो पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ड्यू टू रोटेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्किड, एक होता है स्किप। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारा कीचड़ है कोई और उसमें गाड़ी फंस गई है, तो गाड़ी वहीं खड़ी है और घूमती जा रही, घूमता जा रहा है, टायर घूमता जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं चल रही है, वो स्किपिंग है। उसमें क्या होगा, सर्कमफ्रेंशियल जो मूवमेंट हो रहा है वो तो काफी ज्यादा है, और जो रोड के अलोंग जो मूवमेंट हो रहा है, पाथ के अलोंग जो मूवमेंट हो रहा है वो बिल्कुल नहीं है। एक होता है स्किडिंग, जो लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने स्नोफॉल वगैरह देखा होगा या फिर आपने कहीं वीडियोस देखे हो, तो क्या होगा, बर्फ पे गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं, बर्फ गिरी हुई है तो स्किड करती है वहां पे गाड़ी, आपने ब्रेक लगा दी है बट फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, और गाड़ी है वो, उसके टायर तो जैम हो गए बिल्कुल, टायर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी है वो स्किड करते हुए आगे चली जाती है, वो स्किड होता है। तो हमसे क्या पूछा है, पाथ ट्रेवल्ड ज्यादा है देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, तो स्किड होगा, ये स्किडिंग होगा, ऑप्शन बी। आपको अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए कोई यूट्यूब पे जाके कि कार्स स्किडिंग ऑन द स्नोफॉल हिल एरिया, ऐसे कुछ करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेमेंट सरफेस इज, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस रफ है या स्मूथ है, और ड्राई है या वेट है। रफ स्मूथ में क्या डिफरेंस आता है, रफ सरफेस होगी तो वो ऐसे होगी, अब इसमें हमें फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, ये आपको रियलाइज हो रहा होगा, नहीं हो तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होगा, इस केस में इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी तो इंटरलॉकिंग होगी, जैसे इसके ऊपर कोई दूसरी, जैसे रोड सरफेस ऐसी है, इसके ऊपर आपका व्हीकल जा रहा है, तो ये रोड ऐसी होने के कारण इंटरलॉकिंग हो रही है, यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है, जैसे ये है इरेगुलर सरफेस है, रफ सरफेस है, और ये टायर के पार्टिकल्स हैं, ऐसे टायर है, ये टायर है, तो इसके ये जो पार्टिकल्स हैं टायर के जो कांटेक्ट में आ रहे हैं रोड के, और रोड का जो सरफेस है वो इरेगुलर हो तो एक दूसरे में फंसेंगे, बहुत माइन्यूट लेवल पे हो रहा है, बट आपको समझ आ गया होगा कि एक दूसरे में फंसेंगे, इंटरलॉकिंग होगी तो फिर मूवमेंट डिफिकल्ट होगा, फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा। ड्राई और वेट की अगर बात करें तो जब भी लिक्विड कोई प्रेजेंट होगा तो वो एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट देगा, और उसके कारण यहाँ पर मूवमेंट है वो फास्ट होगा। तो यहाँ पर किसके लिए लेस पूछा है, लेस किसके लिए होगा, स्मूथ होगा और वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि शोल्डर्स जो होते हैं रोड के अलोंग, एज के अलोंग जिनको हम प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं या स्मूथ होते हैं। तो पहले तो आपको शोल्डर्स पता होना चाहिए, ये वाला यहाँ पर जो है ना, ये शोल्डर्स है, ये किस लिए देते हैं कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उस केस में गाड़ी है वो नीचे, जो ड्राइवर है वो नीचे की तरफ ले जाए। लेकिन अब इसको हम इतना स्मूथ बना देंगे कि इस पे ड्राइव करना रोड पे ड्राइव करने से भी ज्यादा इजी है, तो फिर रोड पे क्यों ड्राइव करेगा कोई, लोग यहाँ पर ड्राइव करने लग, प्रेफर करने लग जाएंगे।
तो इसलिए इसको रफ रखा जाता है जो रोड सरफेस है उससे, ताकि नॉर्मली व्हीकल्स जो ड्राइवर्स हैं वो इस पर मूव करने की टेंडेंसी ना रखें, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ही इस पे मूव करें। तो रफर देन द ट्रैफिक लेंस। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि कैम्बर जो रोड में प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके लिए होता है। तो दो चीजें होती हैं, काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों में। एक होता है कैम्बर, एक होता है सुपर एलिवेशन। दोनों ही क्रॉस स्लोप है, यानी जो रोड की विड्थ है उसके अलोंग स्लोप है। जैसे कि ये रोड जा रही है एक, तो इसके अलोंग जो स्लोप है, अब कैम्बर में तो क्या होता है हम ड्रेनेज के लिए देते हैं कि बारिश आए तो पानी एकदम से नीचे चला जाए, सरफेस पे, रोड सरफेस पे ना रुके। तो वहां पर क्या होगा, कैम्बर हम ऐसे दे सकते हैं, सेंटर वाला जो है ना उसको उठाते हैं हम ऊपर, ये हम ऐसे दे सकते हैं। जो भी रोड की सेंटर लाइन है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं एजेस से, ताकि जो ही पानी गिरे इधर नीचे चले जाए, ये कैम्बर होता है। एक सुपर एलिवेशन में क्या होता है, जैसे कि रोड की विड्थ है, कर्व आ गया है, तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, उसके लिए मैंने एक एज को ऐसे उठा दिया है। तो उस केस में क्या करेंगे, ऐसे बना दिया, उसमें सेंटर के अलोंग नहीं उठा के, मतलब इस तरीके से उठाते हैं कि पूरी ही लेंथ के अलोंग एक ही यूनिफॉर्म स्लोप है। इस तरीके से हम सुपर एलिवेशन देते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि किस लिए देते हैं कैम्बर, तो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए देते हैं। काउंटरएक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछा जाएगा तो क्या होगा, सुपर एलिवेशन। हैविंग प्रॉपर साइड डिस्टेंस, इसके लिए तो कोई क्रॉस स्लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि कंपेयर टू ए लेवल सरफेस ऑन ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। कॉमन सेंस का सा क्वेश्चन है ये तो, कि एक तो लेवल सरफेस पे आपको गाड़ी रोकनी है और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, इस तरीके से आप यहाँ पर जा रहे हो, गाड़ी क्यों, आपको खुद को भी रुकना हो, आप भाग रहे हो स्पीड में, लेवल सरफेस आप इजीली रुक जाओगे। कभी स्लोप पे भाग के देखो, आप रुकना चाहोगे बट एकदम से नहीं रुक पाओगे। तो क्या होगा, लेवल सरफेस के कंपैरेटिवली जो रुकने के लिए डिस्टेंस चाहिए होगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिसेंडिंग ग्रेडियंट में वो ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि एक सिंगल लेन रोड है, टू वे इसमें ट्रैफिक है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी। तो बेसिक सा लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ पर होता क्या है कि एक तो जैसे कि टू लेन है, टू वे है, एक लेन ये है, एक लेन ये है, ये इधर जाने वालों के लिए, ये इधर जाने वाले के लिए, अपने अपनी लेन में जा रहे हैं। एक क्या होता है कि टू वे तो ट्रैफिक है और सिंगल लेन है, ऐसे पतली सी एक रोड जा रही है, सिंगल लेन है, एक ही व्हीकल एक बार में क्रॉस कर सकता है। और यहाँ पर टू वे ट्रैफिक है, मतलब इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, तो दोनों साइड से गाड़ियां आ रही हैं, तो अब दोनों को रुकना है। तो एक को रुकने में जितना डिस्टेंस लगेगा दूसरे को भी उतना ही लगेगा, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होगी वो ट्वाइस हो जाएगी नॉर्मल जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसकी। कारण क्यों, क्योंकि दोनों साइड में व्हीकल आ रहे हैं। मान लिया कि 20 मीटर इस वाले व्हीकल ए को रुकने में टाइम डिस्टेंस लग रही है, बी को भी 20 मीटर लग रही है, तो कम से कम 40 मीटर का गैप इनके बीच में होना चाहिए ना, तभी हम कोलिजन से रोक पाएंगे। अगर 30 मीटर का ही हमने गैप दिया है तो ये तो 20 मीटर पे रुक गया, बट ये तो रुका नहीं, तो ये आके टकरा जाएगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर आईआरसी। तो आईआरसी ने गाइडलाइन दी है। काफी जगह क्या होता है कि पूरी की पूरी रोड पे ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होती, साइड डिस्टेंस जैसे हिली रोड है तो आप उतना नहीं रख पा रहे हो, मतलब जो रोड को बना रहे हैं वो उतना साइड डिस्टेंस नहीं रख पा रहे हैं हर जगह की ओवरटेकिंग पॉसिबल हो, तो ऐसे में बीच बीच में ओवरटेकिंग जोन्स दे दी जाती हैं कि यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हो। तो ओवरटेकिंग जोन जो होगी उसकी दो यहाँ पर आईआरसी ने गाइडलाइन दी है कि मिनिमम तो उसकी लेंथ है वो 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए, ओएसटी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और डिजायरेबल है वो है 5 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से हमेशा कम होगी कि ज्यादा होगी। तो ये भी बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ओवरटेकिंग में क्या करना है, ये एक व्हीकल जा रहा है ए, इसके पीछे ये दूसरा व्हीकल आ रहा है बी, बी को ए को ओवरटेक करना है, तो थोड़े टाइम तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसके पीछे पीछे चलेगा, पीछे पीछे चल के आगे फिर जाके इस वाले लेन में जाएगा, इस वाले लेन में जाके फिर आगे जाके ए से कुछ गैप बनाएगा और फिर इस वाले लेन में वापस जाएगा। तो
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितनी तो गैप ही बना के चलना पड़ता है कम से कम। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ऑब्वियसली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में तो जस्ट रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो प्लस जो भी ब्रेक लगाने के बाद में डिस्टेंस ट्रेवल करी वो। लेकिन ओवरटेकिंग में क्या हो, इसको फॉलो करना है, उसके बाद इधर जाना है और उसके बाद वापस से एक यहाँ पर गैप बनाए रखना है। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगी, सॉरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम होगी, ओवरटेकिंग ज़्यादा होगी, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर है वो किस पर डिपेंड करता है। टोटल रिएक्शन टाइम इनका कंबाइंड होता है। 4 चीज़ें होती हैं टोटल रिएक्शन टाइम में। आपने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देखा और ब्रेक अप्लाई किए, उसके बीच में 4 प्रोसेस होते हैं। पहले होता है परसेप्शन, जिसमें क्या होता है, आईज़ ने वो देखा ऑब्स्ट्रक्शन और माइंड को सेंसेशन भेजा कि ऐसी सिचुएशन है। फिर इंटेलेक्शन टाइम होता है, जिसमें कि माइंड है वो एनालाइज़ करता है उस सिचुएशन को और फाइनल डिसीज़न लेता है कि हाँ, ये करना है। इमोशन टाइम होता है, उसके बाद कुछ इमोशंस आते हैं, फ़ियर या कुछ ऐसे, जिनमें कुछ टाइम लैप्स हो जाएगा। और वॉयलेशन होता है कि फाइनल एक्शन लेने में आप जो टाइम लगा रहे हो। एक तो माइंड ने डिसीज़न लिया और एक आप एक्शन लेने में जो टाइम लगा रहे हो, जो ब्रेक लगा अप्लाई कर रहे हो, उसमें जो टाइम लगा। अब टोटल रिएक्शन टाइम है, ये अगर आईआरसी की जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने की एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि स्पीड इतनी है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इतनी होगी, इतनी है तो इतनी होगी। ऐसे करके एक टेबल दी गई है, वहाँ पर 2.5 सेकंड ही उन्होंने रिएक्शन टाइम लिया है और कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं किया है कि स्पीड बढ़ने या घटने से क्या इफेक्ट आएगा रिएक्शन टाइम पर। बट जनरली ऐसा माना जाता है, कोई लॉजिक तो बुक्स में मुझे भी नहीं मिला है कि भई आप फास्ट स्पीड में चल रहे हो तो रिएक्शन टाइम कम होगा, सॉरी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अलर्ट रहोगे। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई नया-नया है, ड्राइविंग सीख रहा है, तो उसे पता है उसको बहुत टाइम लगेगा डिसीज़न लेने में, उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, तो वो स्लो चलता है। धीरे-धीरे वो उसमें परफेक्ट होता जाता है, वैसे-वैसे वो स्पीड बढ़ा देता है कि हाँ, वो कम टाइम में भी वो डिसीज़न ले सकता है। तो इस तरीके से भी रिलेट करके आप याद रख सकते हो कि रिएक्शन टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा स्पीड के साथ में। फास्ट चल रही हो तो कम टाइम में आप डिसीज़न ले लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 लेन है, ये लेन 1 है, ये लेन 2 है, तो ये लेन इधर जाने वालों के लिए है, ये इधर जाने वालों के लिए है। 2 वे ट्रैफिक है और 2 ही लेन है। तो ऐसे में क्या होगा, ये व्हीकल है, इसके साथ में कोई दूसरी इधर से आती हुई गाड़ी तो आएगी नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये वाली लेन है। इसके सामने आएगा कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई दूसरी गाड़ी, तो उसको रोकने के लिए इसको 60 मीटर का ही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पर 2 लेन है, तो 2 वे ट्रैफिक है तो भी यहाँ पर 60 मीटर ही रिक्वायर्ड होगा। 1 लेन 2 वे ट्रैफिक होता तो 120 मीटर होता। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि ग्रेड का क्या इफेक्ट होगा सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। अगर असेंडिंग ग्रेडियंट है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो कैसे चेंज होगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। 2 केसेस लेते हैं हम। एक तो जैसे असेंडिंग ग्रेडियंट है, एक व्हीकल है ए, इसके पीछे दूसरा व्हीकल आ रहा है बी, ये इसको ओवरटेक कर रहा है। तो असेंडिंग ग्रेडियंट में क्या होगा, बी को थोड़ा स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना डिफिकल्ट होगा, बट वो कंपनसेट हो जाएगा क्योंकि ए है, उसके लिए भी एक्सेलरेट करना अभी डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। तो बी ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर पा रहा, फिर भी वो कन्वीनियंटली ओवरटेक कर लेगा। वहीं पे अगर हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात करें, तो डिसेंडिंग में ये है ए व्हीकल है जिसको ये दूसरा बी व्हीकल है ये ओवरटेक कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, बी वाला है, इसके लिए एक्सेलरेट करना इजी रहेगा, डाउनग्रेड पे है, बट उसको कंपनसेट कर देगा ए, क्योंकि ए के लिए भी अब एक्सेलरेट करना इजी है। तो इस ऑल ओवर देखा जाए तो ये बैलेंस सा ही हो जाता है, बट फिर भी हम इन फैक्टर्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। और जो मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो लेवल सरफेस पे जो है उससे ज़्यादा ही रखी जाती है ग्रेड पे, मतलब कहीं असेंडिंग या डिसेंडिंग है तो वहाँ पर मिनिमम ओएसडी जो लेवल सरफेस के लिए है उससे ज़्यादा मिनिमम ओएसडी होगी। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या होगी नेशनल हाईवे के लिए प्लेन टेरेन एज पर आईआरसी। यहाँ पर ये मैंने टेबल दी है, बट ये पूरी याद नहीं करना है।
मुझे लग रहा है अगर आप ये वाला और ये वाला इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। हाईवे के लिए सारी रख लो, एटलीस्ट जो रूलिंग वाली है वो, कि प्लेन के लिए 100 है, रोलिंग के लिए 80 है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। ये कम पूछा जाता है, आप चाहो तो आई थिंक याद रख सकते हो। और उसी के बाद ये इसमें तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप पे ही है, बट 100 वाला ज़रूर याद रखना है, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19th में दिया है कि टेरेन को हम रोलिंग टेरेन कब क्लासिफाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, हर जगह ये पूछा जाता है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको हमेशा बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ईजी ही है, 0 से 10 है तो प्लेन है, 10 से 25 का अगर क्रॉस स्लोप है कंट्री का तो रोलिंग है, देन माउंटेनियस है, देन स्टीप है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है रोलिंग का, तो रोलिंग होगा 10 टू 25, आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है कि व्हील ट्रैक है, उसकी जो विड्थ है वो बी है, एच है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है रोड सरफेस से, तो ओवरटर्निंग ना हो और लेटरल स्किडिंग भी ना हो हॉरिजॉन्टल कर्व पे, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो किससे कम होना चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरीके से कि पाथ पे सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो उसको हमेशा इनवर्ड एक फोर्स चाहिए होता है, तभी वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर पाएगी। वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस तरह के भी आपने पढ़ा होगा कि कोई बॉडी अगर उस पाथ में ट्रेवल कर रही है तो इस पर एक आउटवर्ड थ्रस्ट लग रहा होगा सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जितना। तो वही है, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो कि वो आउटवर्ड थ्रस्ट लग रहा है उसको कंपनसेट करके इसके सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्मली ट्रेवल करवाए। तो पी अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो ये इक्वल होता है mv² के। m को हम लिख सकते हैं W/g, तो P इक्वल आएगा mv²/r यानी W/g इंटू v²/r। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, P/W इक्वल आ जाता है v²/gr के, और P/W को बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। अब कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है कर्व पे, तो ओवरटर्न भी ना हो, स्किड भी ना करे, क्या कंडीशन होगी इसके लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये जैसे व्हीकल है, ये इसका सीजी है, ये इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P लग रहा है और डाउनवर्ड इसका वेट लग रहा है W। ये इसका वेट लग रहा है यहाँ पर डाउनवर्ड W, टोटल वेट B है तो ये B/2 हो गया, ये B/2 हो गया, और ये हाइट है, ये H है रोड सरफेस से सेंट्रोइड की। ओवरटर्निंग की अगर बात करें तो क्या होगा, ये इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है तो ये इसको ऐसे ओवरटर्न कराना चाहेगा। यहाँ पे ओवरटर्न होगा तो इसके अबाउट होगा कि यहाँ से ये ऐसे ओवरटर्न कर गया, तो मोमेंट हम निकालेंगे ओवरटर्निंग, तो वो P/H होगा। ओवरटर्निंग मोमेंट जो स्टेबलाइजिंग मोमेंट है उससे कम होना चाहिए। स्टेबलाइजिंग मोमेंट कौन सा है, इसका जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, वो ओवरटर्न नहीं करने दे रहा है। नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है उसका इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो स्टेबलाइजिंग मोमेंट कितना है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये बीच की डिस्टेंस होगी लीवर आर्म जो कि B/2 के इक्वल। तो हम लिख देंगे ये कंडीशन कि P/H जो ओवरटर्निंग मोमेंट है, इट शुड बी लेस देन W B/2, तो ये ओवरटर्न नहीं होगा। इसी को हम मॉडिफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी P/W है वो B/2H से कम होना चाहिए। ये तो हो गया ओवरटर्निंग के लिए। स्किडिंग में क्या होगा, जैसे कि ये चल रहा है इस कर्व पे, तो इस कर्व पे चल रहा है तो क्या होगा, अगर इसको फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है तब तक तो ठीक है, इसको इधर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है, फ्रिक्शन इसको रेजिस्ट कर रहा है तो ये इधर की तरफ स्किड करके नहीं जाएगा, कर्व से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो स्किड को रोक रहा है, वो अगर ज्यादा हो कम हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो उस केस में स्किड कर सकता है। तो इसके लिए भी हम कंडीशन लिख देंगे, स्किड करा कौन सा फोर्स रहा है, P रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस शुड बी लेस देन W इंटू म्यू। म्यू है इसका फ्रिक्शन का फैक्टर है और W इसका वेट है। म्यू इंटू नॉर्मल जो होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल यहाँ पे कितना लग रहा है, नॉर्मल जो लोड लग रहा है, वेट लग का फोर्स लग रहा है, तो W इंटू म्यू, जो P शुड बी लेस देन W इंटू म्यू, या P/W शुड बी लेस देन म्यू। तो दोनों ही मतलब ये कह सकते हैं कि B/2H है, इससे भी P/W कम होना चाहिए और म्यू से भी कम होना चाहिए, तो स्किड भी नहीं करेगा, ओवरटर्न भी नहीं करेगा, तो बी आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि आईआरसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट सुपर एलिवेशन की मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस के लिए क्या होती है। सुपर एलिवेशन में क्या करते हैं, हम एक एज को इस तरीके से उठा के पूरी विड्थ के अलोंग पूरे क्रॉस सेक्शन के अलोंग यूनिफॉर्म सा एक स्लोप देते हैं। अब इसमें क्या होगा, कोई व्हीकल डिजाइन स्पीड पे चल रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट कोई स्लो मूविंग व्हीकल है जैसे कि कोई कार्ट है, बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, वो तो बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं, उनको उतना सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नहीं चाहिए क्योंकि उनकी वेलोसिटी कम है और उनमें कुछ मटेरियल भी इस तरीके से लोडेड है कि वो बहुत ज्यादा टिल्ट हुई तो ओवरटर्न कर सकती हैं। तो ऐसे में फिर हमें सारे व्हीकल्स का ही सोचना पड़ता है, हम एक जो मैक्सिमम स्पीड पे डिजाइन स्पीड पे चल रहा है सिर्फ उसके लिए सुपर एलिवेशन नहीं दे सकते। तो इन सब व्हीकल्स को ध्यान में रखते हुए जो सुपर एलिवेशन है उसकी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दी है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे व्हीकल्स को दिक्कत होगी। तो ये प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए है 7% और हिली और ये जो है हिल रोड्स हैं जो कि स्नो से बाउंड नहीं है उनके लिए है 10%। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि जो अर्बन स्ट्रेचेज हैं जैसे कि सिटी के अंदर जो रोड्स हैं वहां पर फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शंस होते हैं कि यहाँ से इस रोड पे जा रहा है, इससे इस डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है, तो फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शंस जो होते हैं इसको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ओनली 4% ही अलाउड है। हाईवे वगैरह पे इतना है बट सिटी रोड्स जो अंदर की हैं उनमें 4% ही है। तीनों ही आपको याद रखना है। यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि 1/15 अगर आप ये कैलकुलेट करोगे 15 तो 6 आ गया, देन ये पॉइंट लग गया और ये 6.6 तो 7% के पास आसपास ही हो गया। आप बाकी से देखोगे तो ऐसी वैल्यू 7% के आसपास नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए है कि डिजाइन सुपर एलिवेशन है वो मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस के लिए क्या होगा। तो सुपर एलिवेशन का जो डिजाइन है उसमें पहला स्टेप ये ही है कि हम स्पीड है वो डिजाइन स्पीड का 75% लेते हैं और उसके लिए सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हम 25% से रिड्यूस कर देते हैं इसको। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि हॉरिजॉन्टल कर्व है जो पेमेंट का उसको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है अक्रॉस द अलाइनमेंट, तो आउटर व्हील पे प्रेशर क्या होगा। क्या दिया है कि कर्व था तो हम सुपर एलिवेशन देते हैं जनरली, वो हमने नहीं दिया है। तो आउटर व्हील और इनर व्हील किस पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना आपको, जैसे ये कोई कर्व है ऐसे, यहाँ पर कोई व्हीकल जा रहा है तो ये वाले व्हील्स हैं ये तो है इनर व्हील्स और इधर वाले हैं ये आउटर व्हील्स है। तो इनर व्हील पे प्रेशर है वो कम होगा, आउटर व्हील पे ज्यादा होगा। इसको याद रखने की एक मैं ट्रिक भी बता देती हूँ कि हम इसको बैलेंस करने के लिए सुपर एलिवेशन देते हैं। सुपर एलिवेशन हम इस टाइप के कर्व पे देंगे तो मैं क्रॉस सेक्शन देखूं अगर इस रोड का यहाँ से कट करके तो मुझे ऐसा दिखेगा सुपर एलिवेशन दिया होगा तो इस तरीके से देंगे सुपर एलिवेशन। अब इस पर व्हीकल है तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि इधर की साइड वो टिल्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में इधर की साइड में टिल्ट हो रहा है तो इधर के टायर पे प्रेशर बढ़ रहा है, इधर के पे घट रहा है। तो अगर हम सुपर एलिवेशन नहीं देते तो उस केस में आउटर वाले पे प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मोर देन द प्रेशर ऑन द इनर व्हील। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो रिक्वायर्ड होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फुली काउंटरैक्ट करने के लिए वो क्या होगा। तो E प्लस एफ इज इक्वल टू होता है v² / gr। यहाँ पर अगर हम f को 0 ले लें तो E इक्वल आएगा v² / gr के, और इसमें अगर v km/h में है और g को हम 9.8 रखेंगे तो E इक्वल आ जाएगा v²/127r। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो v है उसकी वैल्यू हम कम करके उसका ओनली 75% ही लेते हैं, तो वो अगर हम 0.75 v रखेंगे वहां पर तो सी होगा आंसर। बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया इन्होंने कि मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशंस को आपको कंसिडर करना है, तो डी ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन किसको इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। ये फॉर्मूला है हमने देखा है काफी बार। अब एफ तो कांस्टेंट है तो ई की किससे रिलेटेड हो गया v²/gr से। अगर हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो वी को इंक्रीज करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो ई इंक्रीज होगा।
आर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ई इंक्रीज होगा। तो पूछा है किसके साथ ई इंक्रीज होगा, तो बोथ स्पीड एंड रेडियस नहीं, स्पीड को तो बढ़ाने से ई कम होगा, ये भी नहीं। इंक्रीज इन स्पीड एंड विथ डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द कर्व, इसको अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ई इंक्रीज होगा, सी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में एक करेक्शन है। बेसिकली बुक में जो क्वेश्चन दिया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रूलिंग रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन प्लेन्स, उसके लिए डिजाइन स्पीड क्या ली जाती है। तो डिजाइन स्पीड क्या ली जाती है ये नहीं पूछना चाहिए था, इनको ये पूछना चाहिए था कि डिजाइन स्पीड को कितने से इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आईआरसी के अकॉर्डिंग ई प्लस एफ इसके इक्वल है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है फिर अगर हमें किलोमीटर पर आर में ले रहे हैं तो। अब क्या होगा, आर है वो मिनिमम रेडियस है, एक आपने गिवन है कि एक हाईवे के लिए आपकी डिजाइन स्पीड, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम रेडियस होगी कि इससे कम रेडियस आप किसी कर्व को नहीं दे सकते। तो यहाँ पर दो टाइप की आर होती हैं, एक तो रूलिंग होता है जो कि रूलिंग स्पीड को रखते हुए निकाला जाता है, ये अभी हमने पहले भी देखा था, ये यहाँ पर फिर से देख लीजिए। एक तो रूलिंग स्पीड ये होती है, एक मिनिमम होती है। तो रूलिंग को वैल्यू मतलब स्पीड वाली वैल्यू हम रूलिंग वाली लेंगे तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो आर रूलिंग आएगी। वहीं पे अगर ये मिनिमम वाली हम लेते हैं वेलोसिटी की स्पीड की वैल्यू, तो उस केस में आर हमारे पास आएगा, उसको आर मिनिमम से डिनोट करेंगे और उसको एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस भी बोला जाएगा। एक रूलिंग मिनिमम रेडियस हो गया, एक एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस हो गया। अब यहाँ पर आईआरसी में दिया है कि पहले ऐसे करते थे कि आर रूलिंग जब कैलकुलेट करते थे तो जो कोड में स्पीड दी गई है ये वाली, इनको 16 से इंक्रीज कर देते थे। जैसे एनएच के लिए, प्लेन के लिए आपको आर निकालना है तो आप 100 ना लोगे, लेके यहाँ पर 100 प्लस 16 की वेलोसिटी लोगे, ऐसा पहले करते थे। तो इंक्रीज किससे करते थे, 16 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी वो पिछले चैप्टर में, पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था वही आपको अप्लाई करना है। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस आपको निकालनी है, वी की वैल्यू रख देनी है, ई की मैक्सिमम वैल्यू 7% होती है प्लेन टेरेन के लिए, कुछ भी नहीं दिया है तो आप प्लेन टेरेन लेके 7% ही लोगे। एफ की 0.15 होती है, ये 0.15 है यहाँ पे। इसको सोल्व करोगे तो इसमें भी एक ट्रिक है, काफी बार स्टूडेंट्स पहले तो कैलकुलेशन स्किप करते जाते हैं या कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लेते हैं और एग्जाम में फिर वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते, फिर क्या फायदा आपको न्यूमेरिकल्स करने का अगर आप उनको एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो खुद से सोल्व करो विदाउट एनी हेल्प। शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे इसको सोल्व करना है, काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए बिना कैलकुलेटर के। मैंने क्या किया, 127 को 125 ले लिया, थोड़ा सा क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को घटा दिया, मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। या फिर यहाँ पर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन से इतने दूर दूर हैं कि आप इतना ज्यादा दिमाग ना भी लगाओ कि घटाया है बढ़ाया तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इतने दूर दूर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 125, ये आया 0.22, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट से ये यहाँ पर 100 हो गया और 25 से ये गया 4, ये गया 5 बार, ऊपर क्या आ गया 110 इंटू 110 इंटू 4 डिवाइडेड बाई नीचे ये 11 से ये 10 टाइम्स हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये 10 आ गया और नीचे आ गया 5 इंटू 2, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और 440 आ गया और यही आंसर आ रहा है। तो पहली बात तो ऑप्शंस देखो आप कितने दूर दूर हैं, यहाँ पर तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शन नजदीक है तो थोड़ा सा फिर ये ध्यान रखो कि 127 को आप 125 कर रहे हो, आपने आंसर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा सा छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि सुपर एलिवेशन का जो अटेनमेंट हम करते हैं उसमें रोटेशन करते हैं इनर एज के अबाउट, तो ये कहाँ पर प्रेफरेबल है। हमने देखा कि सुपर एलिवेशन के लिए हमें यूनिफॉर्म स्लोप चाहिए पूरे के पूरे विड्थ के अलोंग, तो हमें एक एज को ऊपर उठाना है, दूसरा एज है वो उससे नीचे होगा। अब ऊपर उठाने के दो तरीके हो सकते हैं, ये नॉर्मल सेंटर मेरा रोड की विड्थ थी, तो एक तरीका तो हो सकता है कि मैं सेंटर को तो अपनी जगह पे ही रखूं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूं, इसको थोड़ा सा इतना डिप्रेस कर दूं। दूसरा हो सकता है कि मैं इनर एज को वहीं पर रखूं और जो आउटर एज है उसको ऊपर उठा दूं, सेंटर लाइन भी ऊपर उठेगी। दो तरीके हो सकते हैं।
अब इनर एज के अबाउट जो ये वाला हम करते हैं, ये जनरली प्रेफर किया जाता है जब फ्लैट टेरेन हो और हाई रेनफॉल हो, क्योंकि ये जो हम डिप्रेस करने वाला कर रहे हैं ना, इसमें ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर स्टीप टेरेन है तब तो नहीं होगा, बट फ्लैट टेरेन है तो हो सकता है। तो फ्लैट टेरेन है तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें सेंट्रल लाइन का वर्टिकल अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाता है, जबकि इसमें आपकी सेंट्रल लाइन का वर्टिकल अलाइनमेंट सेम रहेगा। तो इनर एज कहाँ पर प्रेफर करते हैं? इज प्रेफरेबली इन अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन फ्लैट टेरेन, और स्टीप टेरेन में तो फिर ये भी चल जाएगा, जो इनर एज को डिप्रेस करने वाला। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कर्व पे हम एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं, क्या होगा? ये जैसे कर्व है, ये कर्व है, तो आपने अगर कभी कोई व्हीकल ड्राइव किया हो फोर व्हीलर, तो पता होगा आपको कि हम जैसे ऐसे चल रहे हैं, पीछे वाले टायर एकदम उस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं कि यहाँ से ये वाला आगे वाला टायर गया तो पीछे वाला भी एकदम इसके पीछे जाएगा, वो थोड़ा सा इधर चलेगा। तो ये होती है मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कि मैकेनिकली पीछे वाले टायर्स आगे वाले पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो व्हीकल्स को डिस्टेंस चाहिए, वो वाइड चाहिए थोड़ी। दूसरा साइकोलॉजिकल होता है कि कर्व पे हम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे हम एजेस के आसपास भी चला लें, बट कर्व में हम थोड़ा सा एजेस से डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो ये होती है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जो साइकोलॉजिकल हमें लगता है कि हाँ, हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। अब इनमें ये फॉर्मूला यहाँ पर बस आपको याद रखना है, आपके सारे इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल के लिए है, ये मैकेनिकल के लिए है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ लेन्स है, एल है वो लेंथ ऑफ एक्सिस है। ऑब्वियसली जितना बड़ा व्हीकल होगा उतना ही ज्यादा हमें फिर वाइडनिंग देना पड़ेगा। तो फर्स्ट में दिया है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो ट्रैफिक लेन्स पे डिपेंड नहीं करता है। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें वी नहीं आ रहा है कहीं पर। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ व्हील बेस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें एल नहीं आ रहा है कहीं पे। डी हो जाएगा करेक्ट, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ व्हीकल, ये वी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि हिल रोड्स के केस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग जनरली कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे तो इसका कोई लॉजिक नहीं दिया गया है, बट वाइडनिंग जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग रहती है वो नॉर्मली तो दोनों साइड ही होता है, बट हिल रोड की अगर हम बात करें जहाँ पे शार्प कर्व वगैरह आ रहे हैं, वहां पर इनर साइड में दिया जाता है। जैसे ये कर्व है, ऐसे जा रहे हैं, तो इनर साइड जो है, इसकी साइड इधर की साइड है, वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग दी जाती है, तो ये याद रखना आपको। अगर हिल रोड नहीं होगी तो दोनों साइड देंगे, थोड़ा इधर भी देंगे और थोड़ा इधर भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए हैं कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड क्या होगा एक 10.5 मीटर वाइड पेमेंट के लिए। तो अगर मल्टीलेन रोड है तो 3.5 मीटर की एक लेन अज्यूम करते हैं हम, तो 10.5 मीटर में कितनी लेन हो जाएंगी? 10.5 डिवाइडेड बाई 3.5, तो 3 लेन आ गई यहाँ पे। इस फॉर्मूले में एन है वो नंबर ऑफ लेन है, एल लेंथ ऑफ एक्सिस है जो व्हीकल है उसकी, आर है वो रेडियस है। तो एन की जगह आप 3 रखोगे तो आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जो हाईवेज का एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन, उसमें ट्रांजिशन कर्व जो है वो यूज करते हैं, वो कौन सा है? तो 3 टाइप के ट्रांजिशन कर्व एक्सप्लेन किए हुए हैं बुक में। लेमनिस्केट भी होता है, स्पाइरल भी होता है, पैराबोला भी होता है, बट स्पाइरल है ये आइडियल ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आइडियल ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट क्या है? 2 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो हमें इंट्रोड्यूस करना है वो स्लोली इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है और उसके बीच में एकदम से कर्व दे दिया, तो आप इस मतलब इस रोड पे किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपके लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा कि एकदम से झटका लगेगा कर्व पे जाते ही। तो इसके लिए बीच में दिया जाता है ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है कि यहाँ तो उसकी रेडियस होती है इनफाइनाइट स्टार्टिंग में, तो और एंड पॉइंट पे होती है जो इस कर्व की रेडियस है उसके इक्वल। तो यूनिफॉर्मली ये रेडियस में चेंजेस होते हैं, आपको फील भी नहीं होता है। दूसरा क्या है कि हमें सुपर एलिवेशन भी इंट्रोड्यूस करना है। हमने देखा कि हमें जहाँ पे कर्व है वहां पे एक एज को ऐसे उठाना है, तो ये भी अगर एक जगह फ्लैट रोड है और दूसरी जगह एकदम से ऐसा आ गया तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सुपर एलिवेशन को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है, वो भी ट्रांजेक्शन कर्व ही करेगा कि यहाँ पे तो बिल्कुल
कैम्बर जितना ही स्लोप है और यहाँ पर जो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है वो दे दिया है। तो स्पाइरल कर्व क्या करता है कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी रेडियस है वो बहुत यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है। तो इसलिए स्पाइरल कर्व को हम प्रेफर करते हैं और इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इस तरीके से हैं कि कैलकुलेशन और सेटिंग आउट इन द फील्ड है वो भी इजी रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये हॉरिजॉन्टल कर्व की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि वर्टिकल कर्व में हम पैराबोलिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि डिजाइन पर्पज से लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व शुड टेकन। तो डिजाइन पर्पज से 3 क्राइटेरिया है लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व निकालने के। एक क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन हमें जो इंट्रोड्यूस करना है उसकी रेट क्या है। फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस करना है तो ये कितने टाइम में कर सकते हो आप, पर सेकंड कितना सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन में चेंजेस अलाउड है। इसके लिए क्या करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हो गया डिवाइडेड बाई टी, ये होती है रेट। और ये जो सी है ये कोड में दिया गया है कि सी ऐसे निकालो और इससे फिर आप एल एस निकालोगे। टी क्या होगा, टाइम ऑफ ट्रेवल, जो ट्रांजेक्शन कर्व को पास करने में टाइम लग रहा है वो। तो ट्रांजेक्शन कर्व को पास करने में कितना टाइम लगेगा आपको, अगर एल एस उसकी लेंथ है, वी वेलोसिटी है, तो एल एस अपॉन वी। तो ये यहाँ से ये रिलेशन आ गया है और सी यहाँ से मिल जाएगा। आप इससे एक एल एस निकालोगे कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो मुझे इतना देना है, इसके लिए मुझे इतनी मिनिमम लेंथ चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, वहां पर भी लिमिटेशन है कि आप इतनी लेंथ में इतना सुपर एलिवेशन गेन कर सकते हो, तो उसके लिए भी एक एलएस निकालोगे। एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी है, इसको भी आप निकालोगे। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को। ये तीनों आपको अलग अलग पता होने चाहिए, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इन पे और इंडिविजुअल भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जब भी मैं आपको एमसीक्यू सोल्व करने की बात करती हूँ कि आप इन बुक से क्वेश्चन सोल्व करो, आपकी ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए कि टॉपिक से रिलेटेड सारा पता हो। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको दोनों याद होने चाहिए। प्लेन और रोलिंग के लिए ये है, माउंटेनियस और स्टीप के लिए ये दूसरा वाला है। तो इन तीनों से हम एलएस निकालेंगे। अब मान लिया एक से आ रहा है 10 मीटर, एक बोल रहा है 15 मीटर दो, एक बोल रहा है 50 मीटर दो, तो ज्यादा वाला लेंगे ना, क्योंकि हमें तो सेफ साइड रहना है। यही तो कोडल प्रोविजंस में भी आपने देखा होगा कि ये तो मिनिमम था, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो जो भी इन तीनों में से बड़ी वैल्यू आ रही है वो तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तो उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर सी होगा हायर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर इसने दो ही चीजें दी हैं, बट एक इंपेरिकल वाला भी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ ए रोड। तो 4 टाइप के मेजर ग्रेडियंट होते हैं। एक तो रूलिंग ग्रेडियंट होता है, वो मतलब ग्रेडियंट है या तो ग्रेडियंट होगा वो, एक तो मिनिमम ग्रेडियंट होता है, जैसे कि बहुत फ्लैट टेरेन के पंजाब राजस्थान के प्लेन एरियाज के लिए आप रोड डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पर कुछ तो आपको वहां पर भी लेंथ के लॉन्ग स्लोप देना पड़ेगा ड्रेनेज के लिए, वो मिनिमम ग्रेडियंट है, उसकी वैल्यू 1/500 होती है। अब वहां से आप आ गए हो किसी हिली एरिया में, जहां पे थोड़ा हिली एरिया है, तो वहां पे आपको ग्रेडियंट देना पड़ेगा स्लोप में। अब वहां पे ये ग्रेडियंट होता है रूलिंग ग्रेडियंट, कि ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं देना है। वो रूलिंग ग्रेडियंट होता है कि इस ग्रेडियंट के अंदर ही रोड को डिजाइन करना है। वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड, वर्टिकल प्रोफाइल मतलब लेंथ के अलोंग जो स्लोप हम दे रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है कि काफी जगह टोपोग्राफी ऐसी होती है कि रूलिंग ग्रेडियंट से काम नहीं चलता है। आप एक स्टीप स्लोप पे रोड बना रहे हो, वहां पे फिर आपको इतना ज्यादा कम स्लोप पे बनाना फिजिबल नहीं है, तो वहां पर होता है ये दूसरा ग्रेडियंट लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो लिमिटिंग ग्रेडियंट वहां पर अलाउड होता है। और एक होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप पे आप बना रहे हो, तो उस केस में एक एक्सेप्शनल ग्रेडियंट है कि इतना ग्रेडियंट भी रोड के कुछ स्ट्रेच पे दे सकते हो। पूरी रोड इस ग्रेडियंट पे नहीं बनेगी, बट बीच बीच में आप कुछ कुछ स्ट्रेच ऐसे दे सकते हो जिनका स्लोप बहुत ज्यादा होगा, वो होगा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और मिनिमम वाला हमने देख ही लिया। तो मैक्सिमम में के मतलब काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है एक्सेप्शनल होगा। नॉर्मल कंडीशंस में मैक्सिमम जो अलाउड है वो रूलिंग ग्रेडियंट है, तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है परसेंटेज ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है कि जो ग्रेडियंट अलाउड है, हमने पिछले पेज पे देखा रूलिंग ग्रेडियंट कि हाँ इतने तक हम ग्रेडियंट दे देते हैं,
उसमें कभी-कभी क्या होता है कि वर्टिकल कर्व के साथ में हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ गया है। अब व्हीकल को हॉरिजॉन्टल कर्व को भी ट्रैक करना है, उसको भी जो रेजिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा जो पावर चाहिए वो देना होगा। तो ऐसे में जो ग्रेडिएंट अलाउड है वर्टिकल वाला उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं और उस कम करने को बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन तभी करेंगे जब जो ग्रेडिएंट है वो 4% से ज़्यादा हो। अगर 4% या उससे कम है तो कोई ग्रेड कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आईआरसी के अकॉर्डिंग। अगर 4% से ज़्यादा है तो कितना कंपनसेट करेंगे? इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे 30 प्लस आर अपॉन आर, आर यहाँ पर मीटर में रखोगे और परसेंटेज में आपको ग्रेड कंपनसेशन मिलेगा। बट इसकी मैक्सिमम लिमिट भी दी गई है। मैक्सिमम लिमिट है 75/r, तो इससे आप निकालोगे। अब अगर ये 30 प्लस आर वाला ग्रेटर आ रहा है 75/r वाले से, तो ये ही मैक्सिमम वैल्यू आप लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। अब क्वेश्चन में दिया है कि 4% का ग्रेडियंट है, तो 4% से तो कम हमें वैसे ही नहीं करना होता है, तो कुछ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, नो कंपनसेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि रूलिंग ग्रेडियंट है 1/20, हॉरिजॉन्टल कर्व है 76 मीटर रेडियस का, कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना होगा? रूलिंग ग्रेडियंट कितना है? 5%। 4% से कम हमें नहीं करना होता है। 4% अगर है तो हम कंपनसेशन नहीं देंगे, और फॉर एग्जाम्पल आपका 5.5% है और इन दोनों फॉर्मूले से आपका 2% आ रहा है, मतलब इससे मान लिया कि 3% आ रहा है, इससे मान लिया कि आपका 2% आ रहा है। तो आइडियली तो आपको 2% से रिड्यूस करके 3.5% करना चाहिए था, बट 4% से कम हम नहीं करेंगे। तो क्या होगा? 5% है, आप 4% से कम नहीं करना आपको। किसी भी फॉर्मूले से अगर ज़्यादा भी आ रहा है, आपको इससे कम नहीं करना है। तो पहले आप इससे कैलकुलेट करोगे और फिर इससे कैलकुलेट करोगे। पहले वाले से आप करोगे 30 प्लस 76, 106 डिवाइडेड बाई 76, एक से कुछ ग्रेटर आएगा। ये 75/76, ये 0.99 कुछ आएगा। तो अब कौन सा लोगे आप? ये वाली वैल्यू लोगे और ये 4% हो जाएगा राउंड ऑफ करके। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि कैम्बर रोड है, जो रोड का कैम्बर है वो किसके इक्वल होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट से कैसे रिलेटेड होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है, ये 2 टाइम्स होता है कैम्बर का। तो कैम्बर है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट का हाफ, यानी ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि वैली कर्व के लिए क्या प्रेफर्ड शेप होगी कर्व की? तो वर्टिकल कर्व में होते हैं समिट कर्व और वैली कर्व। ऐसा होता है समिट कर्व, वैली कर्व होता है ऐसा। समिट कर्व में मेन क्राइटेरिया होता है वो साइड डिस्टेंस का होता है, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल है तो आप इतने ही डिस्टेंस में देख पा रहे हो, तो साइड डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। और सर्कुलर जो कर्व है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें थ्रू आउट साइड डिस्टेंस रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो सर्कुलर कर्व में साइड डिस्टेंस का क्राइटेरिया अच्छे से फुलफिल होगा। तो सर्कुलर कर्व ही बेस्ट सूटेड कर्व होता है सबमिट कर्व के लिए, लेकिन हम सिंपल पैराबोला यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो इसको जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैलकुलेट करना इजी रहता है कंपेयर टू सर्कुलर कर्व, और स्मॉल डेविएशन एंगल होते हैं जनरली कर्व्स में, जो सबमिट कर्व्स हैं। तो स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए सर्कुलर कर्व और पैराबोलिक कर्व में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो साइड डिस्टेंस हमें प्रॉपर सर्कुलर कर्व में मिल रही थी, वो काफ़ी हद तक पैराबोलिक कर्व में भी मिल जाती है। पैराबोलिक कर्व में ऑर्डिनेट्स वगैरह कंप्यूट करना, कर्व को ले करना ईजी रहता है, और राइडिंग कंफर्ट भी पैराबोलिक कर्व है वो अच्छा देता है। तो यहाँ पर तो होता है सिंपल पैराबोला। वैली कर्व की बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। डे टाइम में साइड डिस्टेंस का कोई इश्यू नहीं होता, आप यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, आप पूरा देख पा रहे हो। हाँ, नाइट में साइड डिस्टेंस भी क्राइटेरिया आ जाता है, बट वैली कर्व में मेन इश्यू होता है वो कंफर्ट का होता है। इसमें डाउनवर्ड लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो व्हीकल्स की स्प्रिंग वगैरह पे वेट के कारण भी फोर्स आ रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ रहा है उसके कारण भी एक्स्ट्रा एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा जो राइडिंग कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि कोई ऐसे लोग जो कि लिफ्ट में कम ट्रेवल करते हैं, या फर्स्ट टाइम कोई लिफ्ट में बैठ रहा है, या आप रोलर कोस्टर राइड कर रहे हो, तो जब भी आप नीचे की तरफ जाते हो आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील होता है। तो सेम यही इशू होता है वैली कर्व में। तो वैली कर्व में डाउनवर्ड हम इस तरीके से जा रहे हैं, तो यहाँ पर मेन क्राइटेरिया हमारा कंफर्ट, आप इस तरीके से याद रख सकते हो इस चीज़ को। और वैली कर्व के लिए परफेक्ट जो कर्व होता है वो होता है क्यूबिक पैराबोला, ये यहाँ पर यूज किया जाता है। और वर्टिकल कर्व्स में ट्रांजिशन कर्व नहीं यूज किया जाता, क्योंकि हमने देखा सबमिट कर्व में साइड डिस्टेंस ही मेन क्राइटेरिया है।
तो ट्रांजैक्शन कर्व की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होती रहेगी, तो साइड डिस्टेंस भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहेगी, जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो दोनों याद रखना है और ट्रांजैक्शन कर्व यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिए है कि रूलिंग ग्रेडियंट है जो प्लेन्स में एज पर IRC रिकमेंडेशन कितना होता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है टेबल। प्लेन और रोलिंग के लिए रूलिंग ग्रेडियंट है 1/30, लिमिटिंग के लिए 1/20 और एक्सेप्शनल के लिए 1/15। प्लेन और रोलिंग के लिए तो काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये तो पूरा याद रखना ही है। ये थोड़ा कंपेरेटिवली कम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन टेरेन, तो 1/30 हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पूछा है कि सबमिट कर्व में डेविएशन एंगल है वो मैक्सिमम कब होगा। डेविएशन एंगल होता है, ये एक स्लोप है, ये कोई दूसरा स्लोप है, ये n1 है, ये n2 है। डेविएशन एंगल होता है n1 माइनस n2। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो भी असेंडिंग ग्रेडियंट है उसको पॉजिटिव लेना है, डिसेंडिंग को नेगेटिव लेना है। जैसे ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर डेविएशन एंगल हो जाएगा n1 माइनस n2। इसी तरीके से अगर ऐसा होता है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, तो ये n1 है, ये माइनस n2 है। अब डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, n1 माइनस, अब माइनस n2 आप यहाँ पे रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी n1 प्लस n2। तो ये एंगल ज्यादा कब होगा, जब एक असेंडिंग ग्रेडियंट डिसेंडिंग लाइन को मीट कर रहा है, तो बी आएगा, असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स विद ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।